बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि पेट्रोल पम्प्स इस वक्त बंद हैं। बिलखसूस पंजाब के बेशतर इलाकों में मुतादिद पेट्रोल पम्प्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लोग मारे मारे फिर रहे हैं, पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा। इस वजह से रश भी लगता चला जा रहा है। पेट्रोल पम्प्स के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, मगर पेट्रोल पम्प जो मालकान है या वहाँ पे जो अमला है वो कह रहा है कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है। इस वक्त ये सूरत हाल है और कुछ पेट्रोल पम्प जो है वो खुले भी हैं और वहाँ पे पेट्रोल जो है वो अवेलेबल भी है। जबकि डीलर्स का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि पेट्रोल उनको मिल ही नहीं रहा, उनके पास पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है, इस वजह से ये पेट्रोल हम नहीं दे पा रहे। जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है पेट्रोल की और उस वजह से कि ये तवक्को की जा रही है, उनकी जानिब से तवक्को की जा रही है कि आइंदा दिनों में पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, इस वजह से ज़ख़ीरा किया गया। तो ये वो माफिया है जिसने पेट्रोल पम्प्स बंद कर रखे हैं। आज वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनको ख़बरदार किया है जो पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो फिर उनका कारोबार जो है वो मुतासर हो सकता है, बल्कि ख़त्म हो सकता है, लाइसेंस मनसूख हो सकते हैं। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क के अंदर कानूनी तौर पर 20 दिन का पेट्रोल का कोटा जो है वो होना चाहिए। तो मुल्क में 20 दिनों का पेट्रोल जो है मौजूद है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज मुल्तान में जब इलेक्शन कमीशन का ऑफिस में कागजात नामजदगी के हवाले से दोनों जमातें नून लीग और पीटीआई जो है वहाँ पे पहुंची और वो आमने सामने कारकुनान हुए, शदीद लड़ाई हुई, जिसके बाद गिरफ्तारी अमल में आई। आमिर डोगर जो हैं उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पेश की, जबकि कुछ कारकुनान को पुलिस ने खुद गिरफ्तार किया। मुल्तान पुलिस का ये कहना है कि आमिर डोगर साहब को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, ना ही कोई ऐसे अहकाम थे, बल्कि उन्होंने खुद ये गिरफ्तारी पेश की है। इसी तरह नून लीग के रहनुमा राना महमूद अल हसन को भी गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा तारिक रशीद को भी गिरफ्तार किया गया। जबकि अब जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि राना महमूद अल हसन को जो है वो रिहा कर दिया गया है। तो इस पर भी बात करेंगे। इस पर फिर फवाद चौधरी साहब की जो है वो राय सामने आई है, कमेंट सामने आया है कि पीटीआई की जानिब से आमिर डोगर की गिरफ्तारी से ही जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर गिरफ्तार किया गया है तो फिर वो मजम्मत करते हैं। इसी तरह पीटीआई के कारकुनान जो है वो मुल्तान में एहतजाज भी कर रहे थे। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है या ये एहतजाज अगर किया जा रहा है तो ये किस वजह से है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म आज जारी किया और उसमें जो 43 MNAs थे पीटीआई के, जिनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद से रोक दिया है हाई कोर्ट ने। और ता हुक्म सानी अभी तक वो ऐसी जो है उनके ना तो ज़िमनी इलेक्शन उन हलकों में हो सकेंगे और उसके बाद ये केस आगे चलेगा। तो ये इस वक्त उस पर भी कुछ कमेंट्स जो हैं वो फवाद चौधरी साहब ने भी किए हैं, पीटीआई की लीडरशिप ने भी किए हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो इकदाम किया है अब ये लोग वापस आ रहे हैं, राजा रियाज साहब जो हैं वो कुर्सी खाली कर दें क्योंकि हमारा अपोजिशन लीडर आ रहा है। तो इस पर भी बात करेंगे। इसी तरह इलेक्शन के हवाले से जल्द अपने वक्त पर मुकर्रर वक्त पर करवाने के लिए सदर मुमलिकत ने भी एक ख़त लिखा है, उसका भी जिक्र करेंगे। फिर IMF के डायलॉग जो हैं वो जारी हैं। सख्त शराइत की ज़राए की खबरें सामने आ रही हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं कि ज़राए से ये खबरें ना चलाई जाएँ, उसमें बहुत सी खबरें जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं जो IMF के हवाले से ज़राए की जानिब से चलाई जाती हैं। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने भी ये जिक्र किया। एक तो उन्होंने सिंध में सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो अपने इकदाम हैं और फिर जो इमदाद आई है उनका तो शुक्रिया अदा किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि IMF को चाहिए कि सैलाब से डूबे हुए लोगों को महंगाई में ना डबोएं। तो वज़ीर ख़ारिजा भी ये बात कर रहे हैं, वो भी रिलीफ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या सूरत हाल बनेगी इसका भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो ये बड़ा अहम मामला है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा लोगों को। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जैसे इसाक डार साहब ने वक्त से पहले ऐलान किया पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे का, उसके बाद हम देख रहे हैं कि मरहला वार जो है वो पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू हो गए। अब पंजाब के बेशतर इलाकों में, बल्कि ये खबर सामने आ रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में बिलखसूस गुजरांवाला में 90% पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हैं और ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, रश लग गया, लोगों के पास पेट्रोल नहीं है, वो पैसे लेके मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये क्या सूरत हाल है, कौन इसका जिम्मेदार है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल मौजूद है, कोई पेट्रोल की किल्लत नहीं है। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान जो है इसमें माफियाज, मुख्तलिफ माफिया सरगर्म रहते हैं जी। आटा माफिया, चीनी माफिया, शुगर माफिया, पेट्रोल माफिया,
ये जो माफिया है, ये वो लोग हैं जो अपनी दौलत को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की देते हैं, और ये माफियाज़ के साथ खुद हुकूमत के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के लोग भी मुलव्वस होते हैं, जो इनको सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मुझे बहुत आज अफसोस हुआ जब मैंने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मुसद्दिक मलिक साहब की। रियासत जो है ना एतजाज़ साहब, रियासत फरियाद नहीं किया करती, रियासत रिक्वेस्ट नहीं किया करती, ना ही रियासत जो है वो दरख्वास्त किया करती है। अगर रियासत ने दरख्वास्त करनी है तो क्या मुल्क आप माफिया के हवाले करना चाहते हैं, माफिया को पर छोड़ना चाहते हैं? रियासत एक्शन करती है और एक्शन करके बताती है कि ये एक्शन हो गया है। ये जिन लोगों ने पेट्रोल पंप बंद किए हुए हैं और इनके पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल मौजूद है, इन लोगों को लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल किए जा रहे? इनके खिलाफ अभी तक एक्शन हो जाना चाहिए था। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जिस तरह एक्शन होना चाहिए, जिस तरह रियासत को काम करना चाहिए, रियासत में कानून मौजूद है, रियासत के लोग मौजूद हैं, लेकिन एक्शन करने वाले, आर्डर देने वाले लोग जो हैं वो हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। उसकी वजह ये है कि गुजरांवाले में आपने बात की, गुजरांवाले में ये किसी दिन आप रखिएगा कि मैं आपको पंजाब के एक तमाम शहरों में बताऊंगा कि किस किस सियासतदान के कहाँ कहाँ पेट्रोल पंप हैं, किसके ससुरालियों के हैं, किसके भाइयों के हैं, किसके ब्रदर इन लॉज के हैं, और किसने दूसरे लोगों के नाम पे लगवाए हुए हैं पेट्रोल पंप। सही है, ठीक है जी। ये जब जो फ्रंट मैन होते हैं, जो फ्रंट मैन होते सही। हैं, जब ये सूरत हाल होगी, आप मुझे बताएं फिर कैसे एक्शन होगा? यही वजह है कि रियासत को एक्शन नहीं करने दिया जाता। मैं ये समझता हूँ कि रियासत को जैसे ही ये इतलात आई कि पेट्रोल की किल्लत पैदा की जा रही है, पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, तो अभी तक अगले घंटे में उनके खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए था और तमाम पेट्रोल पंप्स के जो मालकान हैं उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और उनके लाइसेंस कैंसिल कर देने चाहिए थे। उनके पेट्रोल पंप ख़त्म करके उनको पेट्रोलियम का कारोबार नहीं चाहिए, उनको पेट्रोलियम का कारोबार करने के लिए पूरी फैमिली को बैन कर देना चाहिए कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? ये कोई बात है जी? आप दरख्वास्त मैं उनके से कर रहा हूं और वो क्या फरियादी अंदाज में बात कर रहे थे। मैं खबरदार कर रहा हूं। खबरदार नहीं होता जी, एक्शन होता है। रियासत एक्शन करती है, रियासत खबरदार नहीं करती लोगों को। गरीब आदमी जो है, जिसने रक्षा चलाना है, जिसने चिंगची चलाना है, जिसने छोटी वैगन चलानी है, जिसने कोई मोटरसाइकिल चलाना है, कोई बाइकिया चलाना है, यार वो आदमी पेट्रोल के लिए खड़ा हुआ है और माफिया जो है पेट्रोल नहीं दे रहे। भाई ये बात ये है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है, इनके माल का, इनके जान का तहफ़्फ़ुज़ करना, इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। और हुकूमत पाकिस्तान के लोग जो हैं ये टीवी पे आके, मैं समझता हूँ कि मुसद्दिक मलिक साहब टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि इतने पंजाब में पेट्रोल पंप कैंसिल कर दिए गए हैं जनाब, और इतने भारी जुर्माना कर दिए गए, इतने लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिर एक्शन होता है। ये क्या बात होगी कि जी मैं खबरदार कर रहा हूँ, मैं उनको ये बता रहा हूँ, वजाहतें पेश कर रहे हैं कि हमारे पास इतना पेट्रोल है, इतना पेट्रोल है। भाई हमारे पास पेट्रोल पड़ा हुआ है, सब कुछ है, शहरों में तो किल्लत पैदा कर दी उन्होंने, और ये माफिया का काम है। और इस माफिया के खिलाफ मैं समझता हूँ जब तक आईनी हाथों से नहीं निपटा जाएगा ये मसाइल पैदा करेंगे। अच्छा, अब इसमें मुसद्दिक मलिक साहब से ये सवाल हुआ कि जनाब के एक्शन क्यों नहीं हुआ, तो वो बड़े मुस्कुराते हुए ये जवाब देते रहे कि जनाब हमें 1-2 दिन दें, 1-2 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और फिर मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा। इसी तरह जैसे ये मैं 20 दिनों के पेट्रोल की मौजूदगी की लिस्ट दिखा रहा हूँ और मैं लिस्ट दिखा के बताऊँगा कि कौन कौन से बंद कर दिए गए। तो ये इस वक्त वो कह रहे हैं अभी तो मैं खबरदार कर रहा हूँ, अगर ना खोले गए तो फिर इनके पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो 2-3 दिन वो इस मामले के लिए मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हम एक्शन ज़रूर करेंगे। देखिए, एतजाज़ 2 और 3 दिन में जो गरीब आदमी है उसको कौन तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगा? उस गरीब आदमी में जो रक्षा चलाता है, जो छोटी सी जिसके पास कोई कैरी डब्बा है और वो स्कूल में बच्चे छोड़ के आता है, अपनी रोज़ी कमाता है, उसके पास पेट्रोल नहीं, वो तो डेली की बुनियाद पे पेट्रोल भरवाते हैं ना। ऐसा वो कोई सरमायादार तो नहीं होते कि वो अपनी टैंकियाँ फुल करा के रखें, और ना ही उनकी गाड़ियों की बड़ी टैंकियाँ 20-20 लीटर की टैंकियाँ होती हैं उनकी। ठीक है, मोटरसाइकिल की तो इससे भी कम होती है। तो वो लोग जो हैं वो इस इंतज़ार में रहें कि अगले 2-3 दिन में मुसद्दिक मलिक साहब क्या फरमाते हैं और क्या एक्शन करते हैं। मैं कहता हूँ अभी तक इनको FIA को कहना चाहिए था, राना सनाउल्लाह साहब से इनको कहना चाहिए था और उनको कहते कि अमल दरामद करा के दिखाएं, और राना सनाउल्लाह साहब अमल दरामद करते। अच्छा, सूबों को अहकाम जारी किए गए हैं कि आप इस पर एक्शन करें। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि जो 18वीं तरमीम के तहत कुछ एक्शन ऐसे हैं जो सूबे करते हैं,
चीफ सेक्रेटरीज को भी कहना चाहिए। लेकिन FIA जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है ना, फेडरल गवर्नमेंट जो है फौरन एक्शन करे, सूबों को भी कहे कि वो फौरी तौर पर एक्शन करें। लेकिन ये जो अवाम के साथ देखें, बात ये है, ये आखिरी साल है, इलेक्शन का साल है, इसमें माफियाज जो है इस किस्म के काम करेंगे। कभी बिजली नहीं होगी तो माफिया निकल आएगा, कभी आटा नहीं होगा, कभी चीनी नहीं होगी, कभी ज़ख़ीरा पेट्रोल अंदोज माफिया, हर ज़ख़ीरा अंदोज माफिया जो है चाहे बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हों या ये, वो कमाएगा। लिहाजा उनका हाथ रोकने के लिए कुछ नहीं करना, एक्शन करना है। ये टीवी पे आके मुसद्दिक मलिक साहब फरियादी अंदाज में बात ना करें, एक्शन होना चाहिए कि हम ये एक्शन कर रहे हैं और शाम तक ये एक्शन होगा। ठीक है, ये इस तरह फिर हुकूमतें नहीं चलती जी। मैं समझता हूँ कि मुसद्दिक मलिक साहब अगर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ, मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, किसी ऐसे आदमी को लेके आए जो दिल गुर्दा रखता हो और एक्शन करता हो माफिया के खिलाफ। अगर आप माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे और टीवी पे बैठ के मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, इससे अवाम के मसाइल तो हल नहीं होते ना। ठीक है, अब इसमें ये सूबों को अहकामात गए, 2-3 दिन मांगे गए अपनी जगह पे, ये वजाहत पेश की उन्होंने कहा एक तो ये जो तासुर दिए जा रहे हैं, ये डीलर्स बात कर रहे हैं, यानी आम आदमी जाता है पेट्रोल और वो कहते हैं जनाब पेट्रोल मुल्क में मौजूद ही नहीं है, हमें तो मिल ही नहीं रहा। तो उन्होंने ये लिस्ट दिखाकर ये वजाहत कर दी कि मुल्क में पेट्रोल मौजूद है, हुकूमत की जानिब से कोई बहरानी या सप्लाई मौजूद है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं कि पेट्रोल ना हो। तो ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये वजाहत भी आप दे रहे हैं और उसके बाद फिर आप उनको ख़बरदार कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी आप कर रहे हैं। सवाल ये है सजाद तरीन साहब कि इस वक्त ये नौबत क्यों आई? बुनियादी वजह यह है, जो आपको पता है कि ये माफिया क्यों एक्टिव होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया कब एक्टिव होता है? जब उसको सस्ती चीज़ मालूम हो कि इसके कुछ दिनों बाद दाम बढ़ जाएंगे तो वो ज़ख़ीरा कर लेता है, और जब दाम बढ़ते हैं तो वो मार्केट में लाकर सेल कर देता है। तो ये एक बुनियादी वजह है। उसके बारे में भी मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि अपने वक्त पर कीमत बढ़ेगी 15 तारीख को जैसे होती है, और वो आलमी सतह पर जो पेट्रोलियम मसनूआत का रेट होगा उसी के मुताबिक बढ़ेगी। तो यकीनी तौर पर ये जो माफिया है वो मेरे ख्याल में बड़ा बाखबर होता है। देखें, डॉक्टर कैसर बंगाली से मेरी बात हुई थी प्रोग्राम से कुछ देर पहले, तो उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बढ़ रही हैं। वजह यह है कि IMF ने हमारी शराइत लगाई हुई है जिसकी वजह से ये बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन जो देखें, मुसद्दिक मलिक साहब को इस बात की वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास पेट्रोल कितना पड़ा हुआ है। मुसद्दिक मलिक साहब को इस बात का एक्शन लेना चाहिए कि जो पेट्रोल पंपों के पास पंपों में तेल मौजूद है, वो तेल अवाम को क्यों नहीं दिया जा रहा। एक्शन इस बात पर होना चाहिए। नहीं, वो ये भी तो इनकी नाअहली आती है ना कि जनाब पेट्रोल नहीं है। हुकूमत के पास पेट्रोल है नहीं है ये एक सेपरेट इशू है। जो पेट्रोल पंप में तेल पड़ा हुआ है उसको आप इस बात के लिए रोक रहे हैं कि जनाब ये 20,000 लीटर, 50,000 लीटर या 10,000 लीटर ये पड़ा रहे ताकि अगले 2-4 दिन में कीमतें बढ़ें, तो फिर ये अपनी कीमतों, बढ़ी हुई कीमतों के साथ बचें। वजह ये है इस वजह को रोकने के लिए हुकूमत को फौरी इक़दाम करने होंगे। और फिर एक और चीज़ बताऊँ, ये जो हुकूमती सरकारी मुलाजमीन हैं, ये सरकारी मुलाजमीन इस माफिया का हिस्सा होते हैं, इस माफिया को मिले हुए होते हैं। ठीक है, मैंने पिछले कई दिनों से माफिया के बारे में और करप्ट लोगों के बारे में और पाकिस्तान के लूटने वालों के बारे में बातें करनी छोड़ी हुई हैं कि शायद ये सीधे हो जाएं, क्योंकि किसी एक करप्ट आदमी पे गर्दन पे हाथ रखो तो वो फिर जनाब अपने आप को पता नहीं क्या साबित करने के लिए शुरू कर देता है, और जब इंक्वायरियाँ होती हैं नैप और FIA में गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर भी वो कहते हैं जी हम तो ईमानदार थे नैप और FIA में। तो मैंने पिछले कई दिनों से ये अभी छोड़ दी है ये बात करनी कि कौन करप्ट है, कौन ये है। मैं ये समझता हूँ कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के, ये उस माफिया का हिस्सा हैं। ये उस माफिया को इन्फॉर्म करते हैं कि तेल कितना पड़ा हुआ है, कितना नहीं पड़ा हुआ, क्या रोको, कब कीमतें बढ़ रही हैं, कब इजलास होगा, पीछे कितना तेल आने वाला है। ये सारी बातें एक आम पेट्रोल पंप का जो मालिक है उसको कैसे पता चल जाती हैं? इसलिए पता चल जाती हैं कि वो उस माफिया में जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये सारी चीज़ें जो ऑपरेट कर रहे होते हैं वो उनको जाके बताते हैं। मैं ये समझता हूँ अगर आप इनके खिलाफ एक्शन करें, पेट्रोल पंप मालकान और वो सरकारी मुलाजमीन जो ये सारी मुखबरी करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा तो फिर जो कोई और लोग होंगे जो बच गए हैं पेट्रोल दे रहे हैं, उनके साथ भी फिर यही होगा। अगर हुकूमत एक्शन नहीं करेगी एहतजाज में, आपको बता दूं ये पेट्रोल के पूरे मुल्क में किल्लत पैदा कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है। ये जिस तरह शुगर माफिया है,
जिस तरह आटा माफिया था, इसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा माफिया है। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप लगाना कोई आम बात नहीं है, कोई और आम आम आदमी भी नहीं आदमी लगाता। नहीं लगा सकता। इतनी वहाँ पर जो पेट्रोल पंप लगाने के, आप पेट्रोल पंप लगाने के लिए एनओसी लेने के लिए जाएं, वो 70 महकमे हैं जी जिनसे आप एनओसी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके आपका पेट्रोल पंप लगता है। गरीब आदमी तो वैसे ही रुल जाता है ना, जिसके पास वसाइल नहीं है। जी। और ये सारे पेट्रोल पंप जो हैं, आप यहाँ से इस्लामाबाद से शुरू हो जाएं और एंड सादकाबाद तक चले जाएं, और सादकाबाद से आप कराची तक चले जाएं, जीटी रोड पर चले जाएं, मोटरवे पर चले जाएं, आपको पता होगा कि ये पंप किन लोगों के हैं। वो लोग बहुत बाअसर हैं, वो बहुत बड़ा माफिया है। अगर वो माफिया ना होता है एतजाज़, तो ये जिस तरह फरियादी अंदाज में ये मुसद्दक मलिक साहब बात कर रहे थे, इस अंदाज में बात ना करते, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा अगर मैंने एक्शन लिया तो मेरी मिनिस्ट्री ना तब्दील हो जाए। तो फिर ये बड़ा मसला है यहाँ इस मुल्क ये में। बड़ी आपने अहम बात की है। तो फिर जब वो इतना बाखबर है कि जो सरकारी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी है वो मिली हुई है, वो खबरें दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये बाखबर होता है तभी इस तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी सामने आती है। तो मुसद्दक मलिक साहब की ये वजाहतें और क्लैरिफिकेशन, या ये कहना कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें नहीं बढ़ रही और अपने वक्त पे होंगी और आलमी सतह पे होंगी, इस पर वो कैसे यकीन कर सकते हैं? और फिर जिस रिक्वेस्ट से वो बात कर रहे हैं, इस पर आवाम क्या यकीन करे? फिर तो ज़ाहिर है गवर्नेंस का एक मामला जो है वो नज़र आ रहा है, तो इसका जवाब हुकूमत क्या देगी, इस पर भी बात करेंगे, दीगर मामलात का भी जिक्र करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। पेट्रोल नहीं मिल रहा, हुकूमत कहती है कि ये माफिया है और ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है जिसने ये काम किया है, और डीलर्स कहते हैं पेट्रोल पंप पे जब जाया जाए तो वो कहते हैं मुल्क में बहरान है पेट्रोल का। लेकिन हुकूमत अगर कहती है कि ये माफिया है, और माफिया जो आवाम को पेट्रोल नहीं दे रहा, और हुकूमत के पास अगर आवाम जाती है अपने नुमाइंदों को ये बात करती है तो वो कहते हैं माफिया है, तो अब आवाम कहाँ जाए, ये एक बड़ा सवाल है। सजाद तरीन साहब, जाहिर है कि एक आम आदमी जो है वो माफिया है या कौन है, उसमें एक आम आदमी कहाँ जाए? यही लोग हैं जिनको वोट की पर्ची का, आप अक्सर ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि उनके पास वो वोट के वक्त जो है वो इजहार करता है, लेकिन वोट की पर्ची भी इनके हाथ में थमा दी जाती है, ये पार्लियामेंट में भी पहुंच जाते हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा भी हैं, और फिर इनके अपने पंप्स भी हैं, इनकी अपनी शुगर मिल्स भी हैं, इनकी अपने आटे के फ्लोर मिल्स भी हैं। तो जाहिर है फिर आम आदमी कहाँ जाए इस सूरत हाल में? वो तो फिर इस तरह एक दूसरे को रिक्वेस्टें ही करते रहेंगे। देखिए एतजाज़, मैं आपको अर्ज़ करूँ, पाकिस्तान में बड़े कानून बनते रहे। मतलब पाकिस्तान में ये भी कानून बना कि जो दो दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनता है वो तीसरी दफ़ा नहीं बन सकेगा। ये डिक्टेटर जो था परवेज़ मुशर्रफ, जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने बनाया था अपने सियासी मफाद के लिए, ठीक है। किसी ने आज तक पाकिस्तान में ये कानून नहीं बनाया कि जो आदमी हुकूमत में आएगा वो फिर किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेगा, वो कारोबार से लाताल्लुक़ रहेगा। बात ये है कि लोग, पर हम क्या करें, यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है कि जो कारोबार कर रहे होते हैं वो सियासत में आ जाते हैं, उनसे पूछा जाए वो कहते हैं मेरा उस कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो मेरे भाई की है। तो बुनियादी तौर पर ये लोग सियासत में आते इसीलिए हैं कि ये माल बनाना चाहते हैं, माल बना के अपनी कंपनियों में इजाफा करना चाहते हैं, और फिर ये जब इनके ख़िलाफ़ एक्शन होता है तो आप यकीन माने उस वक्त भी इनकी दौलत में इजाफा हो रहा होता है। ये नहीं है कि इनकी दौलत में इजाफा नहीं होता, ये उनकी दौलत में उस वक्त भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये अपने कारोबारों को अपने कारोबार के मुताबिक कानून साजी ऐसी कर लेते हैं कि गरीब आदमी या कोई और आदमी उसमें इंटर ही नहीं हो सकता। फ्लोर मिल आप इस मुल्क में लगाना चाहें, इस शुगर मिल पर वैसे पाबंदी है। ये मुझे ये बताएं कि आम जो सरमायाकार है, ना वो पेट्रोल पंप लगा सकता है, ना वो शुगर मिल लगा सकता है, ना वो फ्लोर मिल लगा सकता है। आप मुझे बताएं, जब आप उन लोगों को देंगे जिनकी शुगर मिलें हैं, वो सारे असम्बली में बैठे हुए हैं, उनके रिश्तेदार असम्बली में बैठे हुए हैं। इसी तरह एक ग्रुप है जो फ्लोर मिल्स को हैंडल करता है, वो उनके वो बैठे हुए हैं। इसी तरह पेट्रोलियम वाले हैं, वो एक ही ग्रुप है, मैं उसी की कहता हूँ शुगर मिल है, उसी के आप पंप्स हैं, उसी यकीन के। करें, किस दिन प्रोग्राम रखें, मैं आपको ये बताऊँगा, आप इस्लामाबाद से शुरू हो जाएँ जीटी रोड से, जी। और आप सादकाबाद तक चले जाएँ पूरे पंजाब में, एक एक पेट्रोल पंप मैं आपको बताऊँगा किस किस आदमी का है, ठीक है। ये और वो किसका रिश्तेदार है, किसका भतीजा है, किसका भांजा है, और उसका मामू किस का, पार्टी का फाइनेंसर है, किस पार्टी का बिल्कुल फाइनेंसर है। सही। तो ये जब इस किस्म की चीज़ें होंगी तो इस पर एक ही बात है, इसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन, फ़ौरन एक्शन होना चाहिए। और जो पेट्रोल पंप पर तेल मौजूद है
वो वहाँ पर फौरी तौर पर जो हुकूमत के लोग हैं वो वहाँ एक आदमी बैठ जाए और उनके सामने पेट्रोल चलता रहे। टैंकी खाली होगी तो ठीक है, फिर हुकूमत ठीक है, सप्लाई कर और देगी। सील भी कर देना चाहिए और इस पे कानून साजी भी होनी चाहिए मैं कि कहता हूँ आइंदा वो सील करना कोई कारोबार हाल नहीं नहीं करे। है, नहीं, पेट्रोल बंद कर पंप दिया जाए ना, कैंसिल कर दिए जाए इनके तो सर इस लाइसेंस पे कानून और साजी नहीं करें। फौरी तौर पर जी किसी कानून साजी होती रहेगी बाद में, फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, एक्शन वो पेट्रोल पंप कैंसिल किया जाए और फौरी तौर पर उस पेट्रोल पंप को किसी और के हवाले किया जाए, इंतजामिया के आदमी के हवाले किया जाए कि वो पेट्रोल चलाए। ये क्या बात हुई कि जब आपका दिल चाहे आप पेट्रोल का किल्लत पैदा कर दें, जब माफिया का दिल चाहे चीनी की किल्लत पैदा कर दें, जब माफिया का दिल चाहे आटे का किल्लत पैदा कर दें। यार इस मुल्क का गरीब आदमी कहाँ जाए, इस मुल्क का आम आदमी कहाँ जाए? इस मुल्क में आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है, आम आदमी की कोई जिंदगी नहीं है, गरीब आदमी की कोई जिंदगी नहीं है। ये सारा कुछ माफिया के हवाले कर दिए। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जुल्म ज्यादा नहीं चल सकता कि अगर माफिया के हवाले सारा कुछ हो जाए तो। ये माफिया के हवाले अगर आप कर देंगे और माफिया ही सारा कुछ चलेगा, और माफिया को आप ऐसे वाले अंदाज में बात कर रहे होंगे कि जैसे वो बहुत बड़े वो हैं जी। वो पाकिस्तान में जो बंदा कारोबार करता है भाई उसका कानून भी कोई है ना, उस कानून पर अमल दरामद कराया जाए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ कानून पर अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल वही बात है। और फिर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिर माफिया जो है वो हम पे मुसल्लत भी है, बतौर हुकूमत हम पे मुसल्लत होता है, तो फिर जाहिर है ये सूरत हाल पैदा होती है। इस पे यकीनन हुकूमत को देखना होगा, वरना फिर जो सियासी कीमत की वो बात करते हैं वो सियासी कीमत उन्होंने किसी न किसी शक्ल में फिर पे करनी है। या तो फिर आप इस तरह से पे करेंगे या फिर वजाहतें देंगे या फिर आप माफिया की गर्दन दबोचेंगे, तो तभी जाके आप आवाम को जो है ये कह सकेंगे अगले इंतखाबात में कि जनाब हमने ये किया। अब दूसरा एक बड़ा अहम मामला है, आपने सियासत की बात की, माफियाज की बात की, ये सारी अपनी जगह पे हैं। नफ्सियात की भी, थोड़ी सियासी नफ्सियात की भी बात कर लें। मुल्तान में जो कुछ हुआ सजाद तरीन साहब आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, कि वहाँ पे आमिर डोगर साहब की सरबराही में पीटीआई के लोग मौजूद थे, वो अपने कागजात लेके गए। उसके बाद जनाब शेख तारिक रशीद साहब जो हैं वो तशरीफ़ ले आए, उनके साथ नून लीग के लोग थे। उसके बाद मुठभेड़ हुई, पथराव हुआ एक दूसरों पर, गमले एक दूसरों पर फेंके गए, थप्पड़ों की बारिश हुई, ज़ख्मी किए गए लोग। और हत्ता के हमारे जो वहाँ पे रिपोर्टर थे उनके बकौल के मीडिया जो है वो अपने कैमरे और ख़ुद को बचा रहा था, इस हद तक सूरत हाल पहुँच चुकी थी वहाँ। अब उसके बाद गिरफ्तारी अमल में आई। अच्छा, गिरफ्तारी में दोनों जानिब से जो भी मुलविस थे उनको गिरफ्तार किया गया। आमिर डोगर साहब पहुंचे, उन्होंने थोड़ा इसरार किया और ये बताया जाता है कि उन्होंने इसरार करके कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, राना महमूद हसन हुए, तारिक रशीद हुए। राना साहब की ये खबरें आ रही हैं कि उनको फिर रिहा भी कर दिया गया है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब कागजात नामजदगी के वक्त क्या इतनी बर्दाश्त नहीं है? और लीडर्स भी साथ हैं। चले आम कारकुन तो हम पहले सुनते थे वो हाथापाई हो जाती है, जब लीडर साथ हो तो उस सूरत को कंट्रोल करता है। अच्छा, एक तो एतजाज़ मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये एक दो हलकों के लिए कागज़ जमा कराने गए हैं ना लोग, तो जो आपस में मुखालफिन का मतभेड़ हो गया है। अगर आप अंदाज़ा करें कि अगर पूरे मुल्तान या पूरे पाकिस्तान में जब आम इलेक्शन होंगे और ये वाला रवैया अगर अख्तियार किया गया तो कैसे इलेक्शन हो सकेंगे? ठीक है, मुल्क में एक और नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ अभी ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़या पर चीफ मिनिस्टर पंजाब केयर टेकर जो हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और जो जो लोग इस कार्रवाई में मुलव्वज़ हैं, जिन लोगों ने ये पथराव किया है, जिन लोगों ने अमन व अमाना की सूरत हाल को ख़राब किया है, उनके ख़िलाफ़ फ़ौरन एक्शन होना चाहिए। ये जो बात हो रही है आमिर डोगर साहब की, आमिर डोगर साहब से बड़ी मुलाकातें रही हैं, हमारे शहर के हैं। आमिर डोगर साहब धीमी तबीयत के आदमी हैं, कोई लड़ने झगड़ने वाले आदमी नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब कारकुन आपस में लड़ेंगे तो वो जाहिर है वो एक जगह तो कहीं ना कहीं तो वो बोलेंगे। एक बात, दूसरी बात ये उनका ये ख़ुद कहना कि जो मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए, ये जो पीटीआई ने जनाब इमरान खान साहब ने ये तारीख जेल भरो तारीख जो शुरू की का ऐलान किया हुआ है, ये उसकी तरफ भी लोग हो रहे हैं कि जी हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ इनकी जेल भरो तारीख उस वक्त होगी जिस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब, मुल्तान के दो बड़े चौक हैं, एक चौक है घंटाघर चौक और एक है कचहरी चौक, उसमें आके 10-11 बजे ऐलान करेंगे कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए। जिस दिन पीर जाएंगे ना, मुल्तानी पीर, मुल्तानी मखदूम जेल जाएंगे, फिर पता चलेगा कि ये असल जो है ये जेल भरो तारीख है। आमिर डोगर साहब जैसे लोग और बाकी लोग जो है उनको आप पकड़ लें, छोड़ दें, लेकिन ये जो कारकुनों का आपस में लड़ना है, कारकुनों की आपस में मतभेड़ जो है, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, अच्छा शगुन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आम इलेक्शन सर पे है, 7-8 महीने में आम इलेक्शन हो जाने हैं।
तो आम इलेक्शन में अगर लोग इस तरह एक दूसरे से के साथ लड़ेंगे तो क्या आप अभी से जो 2 हलकों के लिए आप इतना वो हो गए हैं, तो फिर जज्बाती हाँ हो गए हैं, तो क्या आइंदा इलेक्शन जो हैं उनको आप खूनी इलेक्शन बनाना चाहते हैं? चल तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनी तो एहतजाज में आज आपको बात बता दूं, ये रिकॉर्ड पर रख लें मेरी बात, फिर कोई इलेक्शन नहीं चले इस पे होगी। मजीद बात और करते वो हैं। फिर जुमला मेरा याद रखिएगा, ना चांद होगा ना तारे रहेंगे। ठीक है, इस पे मजीद बात करते हैं, न चांद वगैरह तारे, इस पे इसका भी जिक्र करते हैं। हमारे साथ मुल्तान से हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहीम शाहिद मौजूद हैं, जो वहाँ मौके पे इसको कवर भी करते रहे। उनसे जान लेते हैं। अब्दुल रहीम शाहिद, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा क्या सूरत हाल डेवलप हुई और इस वक्त क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी इतजाज, जिस वक्त आमिर डोगर तहरीक इंसाफ की अपने काफिले के हमरा जो है कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए इलेक्शन ऑफिस पहुंचे, उन्होंने अपने कागजात जमा करा दिए। उसके जो हामी थे वो इलेक्शन कमीशन के अहाता में मौजूद थे। उसके बाद जब वो मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आए तो इसी दौरान जो है मुस्लिम नून का जो काफिला है शेख तारिक रशीद की क़यादत में जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन पहुंचा। हालांकि चाहिए तो ये था कि जो 3-4 सिक्योरिटी एहलकार गेट पर मौजूद थे कि उन्हें बाहर ही रोक देते कि जब वो तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर बाहर चले जाते तो उसके बाद वो अंदर आ जाते, लेकिन वो भी अंदर आ गए और अहाते में जो है उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नारेबाजी शुरू कर दी। तारिक रशीद जो है उन्होंने खुद जो है वो मलिक आमिर डोगर की तरफ जो है हाथ लहराते हुए जो है शदीद नारेबाजी की, एक दूसरे को जब चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए वर्कर की जानिब से। तो इसी दौरान जो है वहाँ पौधे के जो गमले पड़े थे वो एक दूसरे पर जो है पथराव होना शुरू हो गए। इसके साथ ही जो है बड़े बड़े वहाँ पत्थर पड़े थे, तकरीबन जो है 1-1 किलो वजनी उनका था, वो भी एक दूसरे पर फेंकने पथराव शुरू हो गया और हाथापाई गुत्थम गुत्था और इलेक्शन ऑफिस के अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया। तो पुलिस जो है पहले तो खामोश तमाशाई रही क्योंकि 3-4 एहलकार थे। उसके बाद जब पुलिस की नफरी वहां पे पहुंची तो उन्होंने जो है दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे को दूर किया। उसके ठीक है, बाद दोनों तरफ से फिर दूर भी किया, गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अब्दुल रहीम शाहिद, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या गिरफ्तारी में ये बताया जाता है आमिर डोगर साहब जो उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी पेश की, क्या वो इस वक्त हवालात में हैं? फिर राना महमूद हसन की भी खबर आ रही थी, उनकी गिरफ्तारी की भी, और तारिक रशीद साहब की भी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? किसको रिहा किया गया? कौन हवालात में है? जी इस वक्त जो है जो सेनेटर हैं राना महमूद हसन जो है उन्हें रिहा कर दिया गया है क्योंकि पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है कि राना महमूद जो है वो लड़ाई झगड़े के वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस मौजूद नहीं थे, क्योंकि राना महमूद हसन जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि ADCR जो कचहरी में ऑफिस है वहाँ पर जो है अपने कागजात नामजदगी उन्होंने जमा कराए थे, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसी बिना पर जो है उन्होंने खुद ही जो है पुलिस वैन में बैठे थे जब निश्चित अस्पताल में जो है लीगी रहनुमाओं के जिनमें तारिक रशीद है, मलिक अनवर है, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। तो उस वक्त वो जो है उनसे इजहार यकजहती के लिए जो है खुद गाड़ी पुलिस वैन में जो है वो जाकर बैठ गए और अपनी उन्होंने कहा कि मैं खुद इनके साथ थाने में जा रहा हूं। तो उन्हें जो है अब रिहा कर दिया गया है। मलिक आमिर डोगर जो है वो इस वक्त थाना कैंट में मौजूद है। क्या आमिर डोगर साहब ने अपनी खुद गिरफ्तारी पेश की है? जी देखें कि पहले तो पुलिस CPO मुल्तान जो है इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे थे कि मलिक आमिर डोगर को जो है उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। लेकिन बाद में जो है जब सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जो है इसका नोटिस दिया तो उसके बाद CPO ने का ये कहना था कि जो भी इसमें मुलव्वस है, आमिर डोगर हैं, जो लीगी रहनुमा हैं, उन सबको जो है उन्होंने वो जो गिरफ्तार किया है। पहले तो जो है पुलिस जो है मलिक आमिर डोगर की गिरफ्तारी को मान ही नहीं रही थी, लेकिन बाद में जो है वो पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आ गया कि मलिक आमिर डोगर को भी जो है क्योंकि वो इस वक्त इसमें मुलव्वस है उन्हें गिरफ्तार कर दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे और सारी सूरत हाल से आपने आगाह किया, बताया है। अब सजातरीन साहब, ये इसके बाद आमिर डोगर साहब ने अपनी गिरफ्तारी पेश की, वहाँ पे एहतजाज भी हुआ, टायर जलाए गए PTI की जानिब से भी, और कारकुनान जो है वो बड़े नारेबाजी करते रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट आई कि वो मजम्मत करते हैं अगर उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि उस वक्त तक कंफर्म नहीं हुआ था, उस वक्त उनकी स्टेटमेंट आ रही थी कि वो मजम्मत करते हैं। साथ ही फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट आ रही थी कि जनाब आमिर डोगर से हमारी जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है। क्या इस पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके इल्म में नहीं था कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ आमिर डोगर से हो रहा है? फवाद चौधरी साहब को पता था, और अगर जेल भरो तहरीक थी तो फिर एहतजाज क्यों हो रहा था? देखें एहतजाज एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब का
और फवाद चौधरी का कोई मुआजना नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत समझदार हैं, चीज़ों को बहुत समझते हैं और उनको पता है कि क्या बात करनी है और किस तरह करनी है। वो पाकिस्तान के आइन और कानून को समझते हैं। सारी ज़िंदगी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत की है, उन्होंने कभी मज़ाहमती सियासत नहीं की। उनके पूरे ख़ानदान ने कभी किसी ने मज़ाहमती सियासत नहीं की, ठीक है ना, वो मज़ाहमती सियासत पसंद करते हैं। जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं, ये फिर अगर इतने ही जेल भरो तारीख थी तो फिर 2-3 दिन के लिए ये भी गए थे तो जेल में आके फिर इनको बाहर आके रोना नहीं चाहिए था, क्योंकि रोने से इनके जो बाकी कारकुन हैं जिनकी अभी लिस्ट बना रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, उनके हौसले पस्त हुए हैं। जब लीडर आपका रो रहा हो, जब आपका रहनुमा रो रहा हो जेल में आने के बाद, तो बाकी जो हैं उनके हौसले कैसे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब ने वो जो टीवी पे आके रोए हैं और उनका जो रोने का वो एक वीडियो क्लिप चला है पूरे मुल्क में, दुनिया भर में फैल गया है, उससे वो जो पीटीआई के कारकुन जो बहुत जज्बाती थे जेल जाने के लिए, वो एकदम पीछे हटे हैं। ठीक है। खुद तो वो 2 दिन के लिए जेल गए और बाहर आके रो रहे थे, 3 दिन चल रहे होंगे, और आमिर डोगर साहब को वो कह रहे हैं कि जी हमारी तारीख भरो जेल का आगाज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जेल भरो तारीख एक अलहदा उनकी तारीख है, ये एक वाक़या हुआ है, उस वाक़या के बाद आमिर डोगर साहब को गिरफ्तार किया गया है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ऐसी इतना बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए था। थाने अगर देखें, जब ये बात हो जाती है नहीं, जब ये इलेक्शन में कागज़ जमा कराने आ रहे थे तो पहले ही वहाँ इंतज़ामिया को चाहिए था कि फोर्सेज की तादाद ज़्यादा होती, वहाँ पर पुलिस ज़्यादा होती। अगर ये ख़तरा था लड़ाई होने का, रेंजर आप बुला लेते कि वहाँ खड़े हो जाते तो ये मतभीड़ ना होती। अगर मतभीड़ हो गई है तो उस मतभीड़ के नतीजे में आमिर डोगर साहब की गिरफ्तारी हुई है, बाकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा तारीख जो है जेल भरो तारीख उस दिन शुरू होगी एहतजाज जिस दिन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे मुल्तानी मखदूम, जिस दिन मुल्तान के 2 बड़े चौक हैं, चौक घंटाघर, चौक कचहरी, वो गिरफ्तारी देंगे। ना उन्होंने गिरफ्तारी देनी है, लेकिन ना उनकी कोई गिरफ्तारी होगी, ठीक है, और ना जेल भरो तारीख। ये तो आप मुतालबा कर रहे हैं मेरे ख्याल में, या आप ये बात आपकी राय है। लेकिन मरियम नवाज साहबा या पीडीएम हुकूमत तो कह रही है कि जेल भरो तारीख तो उस दिन मानी जाएगी जिस दिन जमान पार्क से गिरफ्तारी होगी। आप कुरैशी साहब का जिक्र कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं खान साहब जब गिरफ्तारी देंगे। देखें, बात यह है, वो बात खान साहब तक तो बहुत दूर तक बात है। खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वही जेल जो है जाने के लिए तैयार नहीं है, तो खान साहब कहाँ से थे। आप ये बात ना करें। आज शेख रशीद साहब ने जो जवाब दिया, मरी पुलिस उनको ले गई और वहाँ पे अभी कुछ देर पहले उनको ले जाया गया, वहाँ पे हवालात में रखा गया है। तो शेख रशीद साहब ने आज खड़े होकर, वो जब कैदियों वाली वैन में उनको लेके जाया जा रहा था तो उस वैन के दरवाजे पे खड़े होके हथकड़ी को लहरा के उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि कौन कह रहा है कि जनाब शेख रशीद जो घबराता है, मैं घबराने वाला दिन पैदा ही नहीं हुआ, ये हथकड़ी जो है मेरा जेवर है। और आज उन्होंने वो दोहराया उस बात को कि जेल जो है वो मेरा ससुराल है। तो आज वो कुछ और फॉर्म में नजर आए। शेख रशीद साहब को आपने रोते देखा था? एक पुलिस वाले के गले लग के रो रहे थे, ठीक है ना। लोग तो फांसियाँ लग जाते हैं। और लाहौर के एक नौजवान थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनको पकड़ा गया, पीपल्स पार्टी के थे। तो वो जिस दिन उन्होंने फांसी लगनी थी वो पूरा वहाँ पर नाचते हुए और दूल्हे के लिबास में वो तख्तादार पर गए, ठीक है, किसी दिन इस पर भी बात कर लेंगे। तो ये शेख रशीद साहब आज वो कर रहे हैं, जब मरी से वापस आएंगे इनकी ज़मानत होगी, फिर ये देखिएगा किसी टीवी शो में बैठ के ये क्या बात करते हैं। ये रोने वाला, ये जो देखें वो आज जा रहे थे, वो इसलिए उन्होंने ये बात की कि वो जो उनका रोने वाला था ना, एक किसी पुलिस वाले के गले लग के वो रो रहे थे, वो जो उनका रोने का अंदाज था, उनकी वो पिछली बातों की सारी नफ़ी हो गई थी। तो अब वो अपनी उन बातों पर दोबारा ये कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं कायम हूँ। देखें, जेलें और तशद्दुद और ये सियासी कारकुनों का कोई वो मसला वो नहीं होता। आप यकीन करें कि ज़िया-उल हक के ज़माने में जब MRD की मूवमेंट चल रही थी तो उस ज़माने में सियासी कारकुन या रेल में होते थे या जेल में होते थे। रेल में उस वक्त रेल मार्च होता था, ट्रेन मार्च हुआ करता था, एहतजाज किया करते थे। तो सियासी कारकुन को पूछें जी कहाँ है, या रेल में है या जेल में है, वो घबराते ही नहीं थे। ये गले लग के रोना, सारे चैनल आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप रो रहे हैं। आज आप फिर कह रहे हैं जी वो है, जब मरी से वापस आएंगे ना, फिर अभी कराची भी मुकदमे हैं, ये मुकदमा से जब फारग होंगे फिर पता चलेगा कि शेख साहब का अब स्टेमिना उसी तरह है या कुछ और हो गया है। अब थोड़ा सा एक सवाल का मुझे इजाज़त दें, क्या
ये ज़रूरी है कि सियासतदान जेल ही जाए, या ये सिर्फ हमारी बरे सगीर की तारीख है? मतलब अगर हम बात करें, मतलब अमेरिका एक बड़ी जमहूरियत है, तकरीबन 400 साल की उनकी जमहूरियत है, वहाँ इलेक्शन होते रहे, जंगों के ज़माने में मुश्किल हालात में भी वहाँ इलेक्शन होते रहे, और वहाँ पे भी मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स आते रहे। सबकी तारीख नहीं है कि वो जेल में गए हैं। ये हमारे यहाँ क्यों नफ्सियात पाई जाती है? एतजाज़ पहले तो हमारा और अमेरिका का कोई मुवाजना नहीं, नहीं, मुवाजना नहीं, मैं लेकिन अर्ज जब करूं, जमहूरियत ठीक तो है। है ना, जमहूरियत की जब अब हम बात साउथ करते अफ्रीका हैं। में देख लेना, मंडेला साहब कितना अर्सा जेल में रहे हैं, जेल में ठीक रहे। है। इसी तरह इंडिया में भी बहुत सारे लोग जेलों में रहे हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, बात ये है कि हमारे मुल्क में जो एक दूसरे के खिलाफ एक्शन करने का है ना, एक रवायत बनी हुई है, सियासी इंतकाम। उसको ख़त्म होना चाहिए। देखिए, खान साहब ये कहते थे कि मैं आऊँगा इनको रुलाऊंगा, ठीक है। वो सऊदी अरब गए, उन्होंने कहा ये सारे चोर हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं जाते ही नवाज शरीफ का एसी बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब जब उनको सामना करना पड़ा है, मियाँ नवाज शरीफ के सारे साथी, खुद मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, खातून है वो तो ना, खातून जो है वो मतलब ज़रा थोड़ा सा कम हौसला देखा जाता है ख़वातीन में परेशानियों में। वो खातून होने के बावजूद बहुत हौसले से उन्होंने जेल काटी। वो ठीक कहती हैं अपने वर्कर कन्वेंशन में कि कभी आपने मुझे रोते देखा, कभी आपने शाहिद खाकान को देखा, मफ्ता इस्माइल को देखा, नाम ले लेके। और आसफ अली जरदारी साहब जो शहनशाह मफामत हैं, वो जेल जब जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जा रहे होते हैं। आसफ अली जरदारी साहब जेल जाते हुए बिल्कुल नहीं घबराते। आपने देखा होगा वो जेल जब उनको कहा जाए, ये लास्ट टाइम जब वो पकड़े गए, यहाँ से इस्लामाबाद से उनको पकड़ा, नैब वाले उनके घर आ गए, तो वो बिल्कुल रेडी बैठे। उन्होंने कहा चलो, उन्होंने कहा जी चलो, ठीक है। तो फिर जेल ऐसे काटें अगर आप दूसरों के खिलाफ एक्शन करें। लेकिन जो बात आपने की, मैं समझता हूँ एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और सियासत पे मुखालफत जो है वो दुश्मनी में तब्दील नहीं होनी चाहिए। देखें, आप पॉलिसियों से इख्तलाफ करें, जो अमेरिका में लोग या बरतानिया में लोग या दुनिया के जो महजब मुल्क हैं, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, एतजाज़, वहाँ जो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिसियों पे होती है कि आपकी पॉलिसी ये है, मेरी पॉलिसी ये है, रिपब्लिकन की ये होगी, डेमोक्रेट्स की ये होगी, ठीक है। पॉलिसियों पे उन पे हावी नहीं होती, पॉलिसियों पे इख्तिलाफ होता है, पॉलिसियों पे सियासत की जाती है, ठीक है। बदकिस्मती में हमारे मुल्क में जो सियासत है वो उसको कोई जाती दुश्मनी बना दिया गया है और एक दूसरे से बात नहीं करनी। मतलब खान साहब ने यहाँ तक तो कहा कि जनाब, जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए मेरे कहने पे, उनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, कोई रिश्ते नहीं लेगा, कोई उनसे बातचीत नहीं करेगा। जब आप इस तरह की बात करेंगे, सोसाइटी को आप तकसीम कर रहे हैं। देखो, एतजाज़, मुल्क को नुकसान कब होता है? नुकसान उस वक्त होता है जब ये समाज, ये मुआशरा, ये बिखरता है। और मुआशरे को बिखेरने में भी और मुआशरे को इकट्ठा करने में भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका रोल होता है। बड़ा बुनियादी किरदार होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मुआशरे में इखलाकियात, नजरियाती इख्तिलाफात के बावजूद भी जोड़कर रखना जो है, यही चैलेंज। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वली खान, मीर गौस बख्श बजिंजो, इनके नजरियाती इख्तिलाफात थे, लेकिन वो सियासी दुश्मनी में तब्दील नहीं हुए कि सियासी दुश्मनी में तब्दील हो गए हों। वो बातचीत भी होती थी, मुखालफत भी जारी रहती थी। लेकिन आप इस तरह की बातें करके आज जो सियासत हो रही है हमारे मुल्क में, वो तो देखें, वो तो ऐसे हो रही है एतजाज़ जैसे आप कभी कबायली मुआशरे में जाएं, ये मियाँ वाली से ऊपर और मियाँ वाली सारा कबायली मुआशरा है, परली तरफ चले जाएं कबायली है, इधर वजीरिस्तान में, जैसे कबायली मुआशरे में लोगों के दरमियान दुश्मनियाँ नहीं हो जाती और वो एक दूसरे को, फिर ख़ानदान को एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, बातचीत नहीं करते, वो मौका मिलता है तो एक दूसरे को, लोगों को मारते हैं। ये सियासत को तब्दील कर दिया गया है ज़ाती दुश्मनी में। हमारे यहाँ भी बरादरियाँ खत्म हो जाती हैं। ये जो बात है, मुआशरे को आपने तकसीम कर दिया है, मुआशरा बिखर रहा है। जब मुआशरा बिखरता है तो फिर समाज बिखरता है, तो नुकसान बहुत होता है। मैं समझता हूँ आज भी सियासी कायदीन को बैठना चाहिए, मिल बैठ के पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अवाम की जो गुर्बत से जान छुड़ाने के लिए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए बैठ के एक मिसाक जमहूरियत जैसे किया, एक मिसाक मईशत होनी चाहिए और एक इखलाकियात भी होना चाहिए
एक मैं समझता हूँ इखलाकियात का भी मुआहदा होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के कि किस आदमी को हमने कहाँ तक कहना है और क्या बातें करनी है। सही। ये इस तरह की जो बातें की जाती हैं इसका आफ्टर ऑल नुकसान समाज को होता है, मुआशरे को होता है और मुल्क को होता है। मुल्क होता है। यकीनन ये बड़ी अहम बात आपने की है और मेरे ख्याल में इसको हम ग्रेजुअली इसमें अखलाकी सतह पे अखलाकी पस्ती का शिकार हुए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हम ये जिक्र करें कि सियासी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है वो आपके सामने है। मेरा सवाल उस पर यह है 43 इस्तीफे जो हैं वो उन्होंने कहा है कि वो रोक दिया है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन तो ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी में था, अभी ज़िमनी इलेक्शन भी रोके गए हैं। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी और पीटीआई की दीगर क़यादत ने भी उन्होंने कहा अब साहब जो है राजा रियाज साहब वो कुर्सी खाली करें, अपोजिशन लीडर हमारा आ रहा है, ये स्पीकर कौमी असम्बली ने हमें कहे बगैर हमें सुने बगैर ये इस्तीफे 43 किए, क्योंकि उनमें रियाज फतियाना है, हमें डोगर हैं, बाकी भी जितने। इन्होंने ये कहा कि हमने पहले इस्तीफे कबूल करने से पहले ये कह दिया था कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते, तो उस पर आज कोर्ट ने रोका है। इसका क्या मुस्तकबिल है? देखें एतजाज़, मैं अपने हर प्रोग्राम में आपके सामने ये कहता रहा हूँ कि खान साहब को पार्लियामेंट नहीं छोड़ना चाहिए था। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप बैठ के बात कर सकते हैं, जहाँ आप मामला आगे बढ़ा सकते हैं। देखें ये जो फैसले होने हैं कोई गुलबर्ग में तो नहीं होने कि गुलबर्ग के किसी चौक में होने या डी चौक पर होने, फैसले पार्लियामेंट के अंदर होने, कानून साजी पार्लियामेंट के अंदर होनी है। तो खान साहब जज्बाती अंदाज में सियासत करते हैं, उनको ये अभी तक उनको ये बात समझ नहीं आई कि उनके सामने जो प्लेयर बैठे हुए हैं, उनके सामने जो प्लेयर उतरे हुए हैं मैदान में, उनको 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, जेल काटने का भी उनको एक्सपीरियंस है, उनको करेक्टर असैसिनेशन का भी एक्सपीरियंस है कि जब वो एक दूसरे के खिलाफ करेक्टर असैसिनेशन करते रहे हैं तो कैसे बर्दाश्त होना है, और फिर उनको ये भी पता है कि पार्लियामेंट में रहने का और पार्लियामेंट से बाहर जाने का क्या नुकसान है। ठीक है। तो ये खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत जज्बाती अंदाज में ये फैसला किया। उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो उस वक्त भी हामी थे कि हमें पार्लियामेंट नहीं छोड़ना चाहिए। अब जो सियासतदानों को अपने फैसले हैं जो पार्लियामेंट में फैसले करने चाहिए वो अदालतों में हो रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान की सियासी क़यादत की, पाकिस्तान की लीडरशिप की नाकामी नहीं है कि अपने फैसले आप अदालतों में जाके करा रहे हैं? और फवाद चौधरी साहब की जो आपने बात की कि उन्होंने कहा जी राजा रियाज सीट छोड़ दें, हमारा ये कितनी आसान बात है। तो कोर्ट ने दे दिया ना सर, अभी तो हाई कोर्ट, अभी तो हाई कोर्ट में है जी, वो फिर चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, बहुत लंबा काम है। अभी इस तरह नहीं है कि ये हो जाएगा और ये हुकूमत 2-4 महीने वैसे ही खींच लेगी और उसके बाद जब ये पार्लियामेंट में आएंगे भी तो उस वक्त तक पार्लियामेंट जो है वो अपने इलेक्शन के करीब करीब पहुंची हुई होगी। उस वक्त तक कोई ये नहीं करेंगे, अगर आ जाएंगे तो ये फिर भी वो नहीं कर सकते। देखें पंजाब में इनको कहा गया, ये हुकूमत में थे लेकिन निगरान चीफ मिनिस्टर का मामला ये सियासतदान नहीं हल कर सके, ये नाकाम हुए, वो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। फिर कहने लगे जी हम इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फैसला किया है। पाकिस्तान का आइन जो उनको अख्तियार देता था उन्होंने उस अख्तियार को इस्तेमाल किया। अब ये यहाँ भी आ जाएं, इनका आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन जाए, फ़र्ज़ कर लेते हैं आ जाएं, जैसे फवाद चौधरी ने कहा सीट छोड़ दें, छोड़ भी दें, तो इनके दरमियान जो कशीदगी है, इनके दरमियान जो तलखी बढ़ चुकी है और जैसे मैंने कहा सियासी मुखालफत दुश्मन में बदल चुकी है, ये तो निगरान हुकूमत के लिए भी मैं ये समझता हूँ इनके दरमियान इतफाक़ नहीं हो पाएगा और ये मामला भी इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। देखें यह मामला इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है, यह मामला अदालतों में जा रहे हैं, तो फिर इस पार्लियामेंट ने और हमारी सियासी कायदीन ने क्या करना है? आप मुझे बताएं। तो आप कह रहे हैं यकीनन इन्होंने क्या करना है और फिर ज़ाहिर इदारे मौजूदा फिर उन्हीं की जानिब खुद जाते हैं और वहाँ से फैसले भी सामने आएंगे, उसका मुस्तकबिल भी देखा जाएगा। ये बताएं कि ये तो अपने मामलात नहीं हल कर पाए, आवाम के क्या मामलात हल करेंगे? IMF का मामला आपके सामने है, अभी वो कह रहे हैं जनाब कीमतें बढ़ने के हवाले से अभी तो एक पूरी फहरिस्त है कि महंगाई का क्या तूफान आएगा, वो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिक्वेस्ट की है IMF से गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने कहा हमारे लोग पहले ही सैलाब में डूबे हुए हैं, आप उनको महंगाई में न डबोएं। तो ये जो रिक्वेस्टें हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं और दूसरी जानिब से उनकी कंडीशंस भी सबके सामने, मरियम औरंगज़ेब साहब आती हैं, वो कहती हैं ज़राए की खबरें ना चलाएं, ये IMF के हवाले से बहुत सी खबरें जो है वो दुरुस्त नहीं है, ये वो, तो इससे अब क्या रुक जाएगा? आने वाले दिनों में जो मिनी बजट सामने आ रहा है वो क्या आवाम के सामने नहीं आएगा? मिनी बजट भी आएगा, महंगाई भी होगी, ठीक है। देखें एतजाज़,
एक ज़माने में हिंदू साहूकार होते थे, वो कर्जा दिया करते थे। पाकिस्तान में भी अभी ये चल रहा है सिलसिला, को लोग देते हैं कर्ज अपने इर्द गिर्द लोगों को। जी। तो जो आदमी आपको या मुझे कर्ज देगा, वो मेरी हालत भी तो देखेगा ना, कि वो आप ये भी वापस कैसे देखेगा कि ये करेंगे। वापस कैसे करेगा। सही है। अब हम वापस वो पूछते हैं, अब वापस करने की वो पोजीशन में नहीं होते, तो फिर वो शराइत लगाते हैं कि अब आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है, और ये हमने करना है क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है, कोई मुतबादल नहीं है। हमारी हुकूमत ने, हमारे वज़ीर ख़जाना ने, ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत कोशिश की कि कोई मुतबादल ऑप्शन मिल जाए, कोई मुतबादल ऑप्शन मिल जाए कि IMF की इतनी सख्त शराइत हमें ना माननी पड़े और हम इलेक्शन तक चले जाएं, इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी फिर वो देखा जाएगा, IMF के पास जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, कहीं से नहीं मिला। और जिन बहुत मतलब वो एतमाद था सऊदी अरब पर, सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना ने जो बात कही है, उसके बाद तो फिर हमारी आंखें खुल जानी चाहिए ना, बिल्कुल ठीक। हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे हमारी पास आंखें खुल एक गई हैं, ऑप्शन अभी है, तो खुली हुई है ना, हमारे आंखें खुली की पास खुली रह हमारे गई हैं। पास एक ऑप्शन था जी। कि आज जो IMF कहेगी वही हम मानेंगे। आज मुस्तफ़ा नवाज साहब ने एक ट्वीट भी किया है, और उन्होंने कहा है कि दो लोगों को, दो तबकात को आप निकाल रहे हैं दरमियान में से, क्योंकि IMF की ये शराइत है कि ग्रेड सरकारी 17 से अफसरान, ऊपर जी। सरकारी अफसरान जो हैं उनके सारे असासे जो हैं वो जाहिर जाहिर किए कर दिए जाएँ, सामने कर दिए जाएँ। कोई तो है ना उनको ये सारी चीज़ें बता रहा है, वो खुद भी समझते हैं। और फिर कोई क्या बता रहा है, पाकिस्तान में जो लोग सर्व करते रहे हैं, हफीज़ शेख IMF के साथ रहे हैं, और बाकर रज़ा, आप यकीन माने आप अयूब खान से शुरू हो जाएं। अयूब खान के ज़माने में वो शोएब साहब थे एक, उनसे लेके और VA जाफरी मोहतरमा के ज़माने में थे, और साहब याकूब अली ख़ान और हफीज़ शेख साहब रज़ा और बाकर तक, शौकत अजीज़ और रज़ा बाकर इस वक्त भी तक, ये स्टेट सारे है। वही लोग हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंक में सर्व करके आए हैं, उनके बिल्कुल ठीक मुलाजम थे। और मैं तो उस वक्त भी कहता रहा, जब रज़ा बाकर आए, मैं उस वक्त भी कहता रहा कि रज़ा बाकर वो हैं जो मिस्र की मईशत को बिठा के आए जी। हैं, और मिस्र में लोग इनके खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मेरे प्रोग्राम रिकॉर्ड पर हैं आपके बिल्कुल पास, सही है। और उनके पास निकल आए हैं, और फिर वहां से इनको निकाला गया, और रज़ा बाकर आ गए हैं तो पाकिस्तान। लेकिन खान साहब ने उसको कहा नहीं जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। IMF के कहने पे जनाब सारी कानून साजियाँ वो करते रहे। उस ज़माने में खान साहब ने जो की थी, ये नेशनल बैंक वगैरह जी, को उसकी वो हेड के खुदमुख्तारी का बनाने मामला और और सारा, जी। स्टेट बैंक का बनाने का। तो मैं आपको अर्ज करूं, ये जो बात है, अब हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उनकी मिन्नतें करें, जाहिर है मिन्नतें। जी क्या मिन्नतें कर रहे हैं ना। मिन्नतें तो कर ही रहे हैं। हमारे वो वज़ीर ख़ारजा मिन्नत कर रहे हैं, उनकी- वज़ीर आज़म उनकी मिन्नत जो कर रहे शराइत हैं। हैं एतजाज़, उनकी जो शराइत हैं वो इतनी सख्त हैं कि आप देखिएगा उनके नताइज जो हैं वो अगले 2 से 3 महीने में आने शुरू हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन ये भी उम्मीद की जा सकती है, मैं अब हमेशा पुरुमीद रहने वाला आदमी हूँ, ये भी उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत इस महंगाई के मुकाबले में मुतबादल अवाम को रिलीफ देने के लिए भी कोई इकदाम करेगी। क्योंकि ये 13 जमातें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, इनको पता है कि इलेक्शन भी सर पर है, इलेक्शन कोई दूर नहीं है, इलेक्शन होने ही होने हैं। 6 महीने आगे क्या, 6 महीने पीछे क्या, तो इलेक्शन जब होंगे तो फिर इन लोगों को उसके नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि राजनपुर में बैठा हुआ आम गरीब आदमी, बदीन और लाड़काना में बैठा हुआ जो गरीब आदमी है ना, उसके पास सिर्फ वोट की पर्ची है। वो फिर अपना गुस्सा उस दिन निकालता है जिस दिन वो इलेक्शन वाले दिन वोट डालता है, वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तो करे मैं वो ये इस पे गुस्सा समझता हूँ, निकाले। वैसे मैं बाय ये द वे समझता हूँ हुकूमत को चाहिए कि अगर IMF की शराइत तस्लीम कर रहे हैं, वो करेंगे भी। मिनी बजट भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें मेरे इल्म में है, मैं भी ऑन एयर कहना नहीं चाहता, तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन हम बहुत पहले का हमने कहा, बिल्कुल, हमने हमने तो मिनी बहुत बजट का पहले अपने शो में कर बजट चुके में हैं। अब कहा, बहुत पहले कहा। क्योंकि मैं एक दिन गया वजारत ख़जाना, और बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे मिल के आया, सोर्सेज हैं हमारे दोस्त, उनसे मिल के आया, वहाँ बातचीत हुई। तो सर बात यह है कि हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ देने का भी प्रोग्राम होना चाहिए। बिल्कुल, मुतबादल निज़ाम जो है वो हुकूमत सामने रखे, और फिर जो डोनर्स हैं और IMF है उनको भी पेश नज़र रखना चाहिए उन तमाम शराइत के दौरान। यकीनन उनको ये चाहिए कि वो इनसे ज़रूर ये यकीन दहानी लें कि वो कैसे हुकूमत जो है कर्ज़ वापस करेगी। लेकिन साथ साथ ये भी देखें यहाँ पे जो आवाम रहती है उस, और गरीब आवाम है, और फिर जो वो आफात को भी देख चुकी है, उनको भी पेश नज़र रखा जाए जब शराइत आयद की जाती हैं। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर इजाज़त दीजिए, अल्लाह।